पिछले वीडियो में हमने ये इक्वेशन डिराइव की थी पी एस प्लस पी डी इज इक्वल टू 1। पी एस क्या है? एस स्टेट में ड्यूट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी, और पी डी है डी स्टेट में ड्यूट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी। तो चूंकि हमने ड्यूट्रॉन को एस और डी स्टेट के मिक्सचर में माना था, 3s1 और 3d1 स्टेट के मिक्सचर में, तो दोनों के कॉम्बिनेशन में होगा ड्यूट्रॉन, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो कहीं ना कहीं तो दोनों स्टेट में होगा ये ड्यूट्रॉन, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। और इसको हमने ये वेव फंक्शन को इस तरह से यूज करके ये वैल्यू निकाली है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थ्योरेटिकल वैल्यूज का यूज करेंगे जो हमने पिछले लेक्चर्स में आपने देखा होगा। ड्यूट्रॉन को केवल 3s1 स्टेट में मानते हुए उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाला था, म्यू जेड, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाली थी, वो थी 0.8797। आप पिछले नोट्स चेक कर लें। और ये है पी एस स्टेट में होने की, एस स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी। यानी एस स्टेट में अगर ड्यूट्रॉन केवल एस स्टेट में हो तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट ये होगा, और एस स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी पी एस हो गई। इसी तरह से ड्यूट्रॉन केवल और केवल 3d1 स्टेट में हो तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए 0.3101, और पी डी क्या है? डी स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह से एस स्टेट का मैग्नेटिक मोमेंट मल्टीप्लाइड बाई एस स्टेट की प्रोबेबिलिटी प्लस डी स्टेट का मैग्नेटिक मोमेंट मल्टीप्लाइड बाई डी स्टेट की प्रोबेबिलिटी, ये दोनों मैग्नेटिक मोमेंट ड्यूट्रॉन के एक्चुअल मैग्नेटिक मोमेंट के बराबर होने चाहिए। तो ड्यूट्रॉन का जो एक्चुअल मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो है 0.8573। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई, पी एस प्लस पी डी इज इक्वल टू 1 and 0.8797 PS plus 0.3101 PD is equal to 0.8579। तो ये दो इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन 10 एंड इक्वेशन 11। इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको PS और PD की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ये उसी तरह की इक्वेशन है जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होंगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू समथिंग। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यूज हमें मिलेंगी। तो इनको सॉल्व करने से जो PS और PD की जो वैल्यूज आती हैं वो हैं, PS की वैल्यू है 0.98 एंड PD की वैल्यू है 0.04, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होनी है, 1 होगी तो दोनों का सम 1 होगा, क्योंकि ड्यूट्रॉन को हमने 3s1 और 3d1 के स्टेट्स के मिक्सचर में हमने माना हुआ है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी दोनों को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ गई ड्यूट्रॉन को 3s1 और 3d1 स्टेट्स के मिक्सचर में एज्यूम करने पर जो उनके एग्जिस्ट करने की जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो हमें पता लग गई। अब हम लेते हैं ड्यूट्रॉन को, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या था हमारा, 1p1 और 3p1 स्टेट्स, क्योंकि ये दोनों स्टेट्स कैसी हैं, इनकी पैरिटी ऑड है, तो इन दोनों का मिक्सचर बनाएंगे, हम ऐड करेंगे। तो अब हम मानेंगे कि ड्यूट्रॉन 1p1 और 3p1 स्टेट्स के मिक्सचर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो ड्यूट्रॉन का जो टोटल वेव फंक्शन होगा वो दोनों स्टेट्स के वेव फंक्शन का कॉम्बिनेशन होगा। तो हमने दोनों स्टेट्स के वेव फंक्शन को कंबाइन कर दिया है। इस वेव फंक्शन को एक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लिया a डैश, और इसको दूसरे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लिया b डैश। यानी इस वेव फंक्शन का पार्ट इतना है और इस वेव फंक्शन का पार्ट इतना है, दोनों मिलकर टोटल ड्यूट्रॉन वेव फंक्शन को बनाते हैं व्हेन ड्यूट्रॉन एग्जिस्ट इन 1p1 एंड 3p1 स्टेट्स। अब हम इस इक्वेशन को जैसे वो पहले सॉल्व किया था, यहाँ पर ये इस तरह से ये सॉल्व किया था, तो इसी तरह से यहाँ सॉल्व करेंगे। तो इसकी जो वैल्यू आएगी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाकर a डैश मॉडुलस a डैश स्क्वायर प्लस मॉडुलस b डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये टोटल
प्रोबेबिलिटी है 1। तो चूँकि यहाँ पर कोफिशिएंट्स लिए थे हमने ए और बी, तो मॉडुलस ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आया था। उसी तरह से यहाँ पर मॉडुलस ए डैश स्क्वायर प्लस मॉडुलस बी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। और ए डैश क्या है? 1p1 स्टेट के वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड, और बी डैश है 3p1 स्टेट के वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड। तो जो एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर होता है वो प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसकी जगह पर मॉडुलस ए डैश स्क्वायर की जगह पर हम p1 लिख देंगे और मॉडुलस बी डैश स्क्वायर की जगह पर p2। तो p1 प्लस p2 इज इक्वल टू 1। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, क्योंकि p1 क्या है? 1p1 स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी। जब ड्यूट्रॉन को अपने 1p1 और 3p1 स्टेट के कॉम्बिनेशन में माना है, तो दोनों में ही कुछ समय के लिए रहेगा वो। तो 1p1 स्टेट में रहने की प्रोबेबिलिटी हो गई p1 और 3p1 स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी हो गई p2। टोटल प्रोबेबिलिटी 1। तो वेयर p1 एंड p2 आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ फाइंडिंग द ड्यूट्रॉन इन 1p1 एंड 3p1 स्टेट्स रेस्पेक्टिवली। अब उसी तरह से हम थियोरेटिकल वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे, जो हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ निकाली थी मैग्नेटिक मोमेंट की। जब केवल ड्यूट्रॉन 1p1 स्टेट में हो या 3p1 स्टेट में हो तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, उनका हम यूज़ करेंगे। तो वही हमने यहाँ यूज़ किया है। ये म्यू जेड है, मैग्नेटिक मोमेंट है जब ड्यूट्रॉन केवल 1p1 स्टेट में हो, इनटू 1p1 स्टेट की प्रोबेबिलिटी p1 प्लस मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ड्यूट्रॉन व्हेन इट इज ओनली इन 3p1 स्टेट मल्टीप्लाइड बाई 3p1 स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी, और ये दोनों का सम ड्यूट्रॉन के एक्चुअल मैग्नेटिक मोमेंट के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0.5 थी और इस मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 3p1 स्टेट के मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू थी 0.6899। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो इक्वेशन हो जाएंगी, p1 प्लस p2 इज इक्वल टू 1 एंड 0.5p1 प्लस 0.6899 p2 इज इक्वल टू 0.8573। अब उसी तरह से इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो p1 और p2 की वैल्यूज आती हैं वो आती हैं, p1 की वैल्यू आती है -0.88 एंड p2 की वैल्यू है 1.88। तो दोनों का सम क्या होगा 1। तो ये दोनों स्टेट्स में ड्यूट्रॉन के, जब ड्यूट्रॉन को हमने 1p1 और 3p1 स्टेट्स के कॉम्बिनेशन में माना, तो किस स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी दोनों में से? तो ये 1p1 स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी है -0.88 और 3p1 स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी है 1.88। अब यहाँ पर ये देखिए, आपने 12th क्लासेस में प्रोबेबिलिटी स्टार्ट पढ़ी होगी, वहीं से स्टार्ट होती है। तो कभी भी जो प्रोबेबिलिटी है वो नेगेटिव नहीं होती और 1 से ज़्यादा भी नहीं होती। टोटल प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 हो सकती है, 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होती। जबकि 3p1 स्टेट में होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1.88। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, यानी 1p1 स्टेट में होने की जो प्रोबेबिलिटी है ये -0.88 नहीं हो सकती। यानी ये दोनों वैल्यूज़ कैसी हैं? पॉसिबल नहीं है। प्रोबेबिलिटी की ये जो दो वैल्यूज़ निकल के आई हैं, p1 और p2 की जो वैल्यूज़ आई हैं, ये वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ड्यूट्रॉन 1p1 और 3p1 स्टेट्स के कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग, नेगेटिव भी नहीं हो सकती, एक से ज़्यादा भी नहीं हो सकती। तो यानी ड्यूट्रॉन 1p1 और 3p1 स्टेट्स के कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब किस कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करेगा? जो ये प्रोबेबिलिटीज आई थी हमारी, PS 3s1 स्टेट की प्रोबेबिलिटी 0.986 और 3d1 स्टेट की प्रोबेबिलिटी 0.04। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि जो ड्यूट्रॉन एग्जिस्ट करता है वो किस स्टेट में करता है? 3s1
और 3D1 स्टेट्स के कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करता है। 3s1 स्टेट की प्रोबेबिलिटी है 0.98 और 3d1 स्टेट की प्रोबेबिलिटी 0.41। इसका मतलब ये हुआ कि जो ड्यूट्रॉन है वो 96% टाइम तो 3s1 स्टेट में रहता है, क्योंकि 3s1 स्टेट की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 0.96 और डी स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी थी 0.04। यानी अपने टोटल टाइम का जो 4% टाइम है वो 3d1 स्टेट में एक्सपेंड कर गुजारता है और 96% टाइम वो 3s1 स्टेट में रहता है। तो ड्यूट्रॉन, अब हम क्या कह सकते हैं कि ड्यूट्रॉन एग्जिस्ट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ 3s1 एंड 3d1 स्टेट्स such that it remains 96% of time in 3s1 state and spends 4% of time in 3d1 state. Thus, the ground state wave function of deuteron is predominantly in 3s1 state. जो प्रोबेबिलिटी है मैक्सिमम तो 3s1 स्टेट में ही रहता है 96% टाइम, केवल 4% टाइम के लिए वो 3d1 स्टेट में जाता है। तो मेन जो वेव फंक्शन है उसका वो 3s1 स्टेट वाले ही होगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें 3d1 स्टेट का हल्का सा वेव फंक्शन और ऐड करना पड़ेगा हमको, तब जाके ड्यूट्रॉन का टोटल वेव फंक्शन होगा। तो द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन ऑफ ड्यूट्रॉन इज प्रिडोमिनेंटली इन 3s1 state with a small admixture of 3d1 state। तो इसको बोलते हैं स्मॉल एडमिक्सचर ऑफ 3d1 स्टेट। ठीक है, therefore the total ड्यूट्रॉन वेव फंक्शन may be defined as। तो अब टोटल ड्यूट्रॉन का वेव फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? ये ड्यूट्रॉन का वेव फंक्शन हो गया phi d इज इक्वल टू, ये एस स्टेट का टोटल वेव फंक्शन है, यानी उसमें रेडियल पार्ट प्लस एंगुलर मोमेंटम पार्ट प्लस 3d1 स्टेट का रेडियल पार्ट प्लस एंगुलर मोमेंटम पार्ट। तो ये वेव फंक्शन कहलाता है टोटल वेव फंक्शन ऑफ ड्यूट्रॉन। क्योंकि ड्यूट्रॉन, अब हमको क्लियर हो गया कि ड्यूट्रॉन कहाँ किस स्टेट पे एग्जिस्ट करता, केवल 3s1 में भी एग्जिस्ट नहीं करता और केवल 3d1 में भी एग्जिस्ट नहीं करता, दोनों के कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करता है। और किस तरह से वो एग्जिस्ट करता है कि 96% टाइम तो वो 3s1 स्टेट में ही रहता है, लेकिन 4% टाइम के लिए वो 3d1 स्टेट में चला जाता है। ठीक है ना? तो ये इस टॉपिक का एंड होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है क्वार्टर पोल मोमेंट, कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टर पोल मोमेंट ऑफ ड्यूट्रॉन। जैसे हमने देखा था जो रेड सेंट्रल पोटेंशियल का यूज किया था हमने, तो उसमें ड्यूट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट के सम के बराबर, लेकिन वो नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका ये रीज़न आ गया क्योंकि ड्यूट्रॉन केवल 3s1 स्टेट पे नहीं होता है, वो 3d1 और 3s1 स्टेट के मिक्सचर में एग्जिस्ट करता है। इसी वजह से जो ड्यूट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट के सम के बराबर नहीं होता। इसी तरह से अगर सेंट्रल पोटेंशियल का हम यूज करें तो जो उसका ड्यूट्रॉन का जो क्वार्टर पोल मोमेंट है वो 0 होना चाहिए, स्फेरिकली सिमेट्रिक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्मॉल वैल्यू होती है, लेकिन ड्यूट्रॉन के क्वार्टर पोल मोमेंट की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो वास्तव में क्वार्टर पोल मोमेंट होता क्या है? तो जो क्वार्टर पोल मोमेंट है वो ये मेजर करता है कि कोई भी न्यूक्लियस है उसमें स्फेरिकल सिमेट्री कितनी है। यानी कोई भी न्यूक्लियस अगर प्योर 100% स्फेरिकल होगा, कोई भी स्फीयर से डेविएशन नहीं होगा, तो उसका क्वार्टर पोल मोमेंट 0 होता है। स्फेरिकल सिमेट्री से जितना भी वेरिएशन आएगा उतना ही उसका क्वार्टर पोल मोमेंट बढ़ता चला जाएगा। द इलेक्ट्रिक क्वार्टर पोल मोमेंट मेजर्स
द डिपार्चर ऑफ ए न्यूक्लियस फ्रॉम स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री से कितना दूर होता चला जा रहा है वो, यानी उसमें कितना डिस्टॉर्शन आता जा रहा है स्फेरिकल सिमेट्री। जितना ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगा उतना ज़्यादा उसका क्वाड्रपोल मोमेंट होगा। लेकिन जनरली हम क्या मानते हैं कि सारे न्यूक्लियस कैसे होते हैं, स्फेरिकली सिमेट्रिक होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ होते हैं, कुछ न्यूक्लियाई ऐसे होते हैं जो स्फेरिकली से, जिन न्यूक्लियाई का क्वाड्रपोल मोमेंट 0 होगा वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होंगे, और जिनका 0 नहीं होगा वो स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं होंगे। तो इस क्वाड्रपोल मोमेंट्स की वैल्यू से हम पता लगा सकते हैं कौन सा न्यूक्लियस स्फेरिकली सिमेट्रिक है और कौन सा न्यूक्लियस स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं है। तो ड्यूट्रॉन के केस में ड्यूट्रॉन का क्वाड्रपोल मोमेंट होता है, यानी इसका जो ड्यूट्रॉन की जो ड्यूटेरियम की जो न्यूक्लियस है ड्यूट्रॉन, वो स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं होता है। और उसका क्वाड्रपोल मोमेंट कितना वैल्यू क्या आएगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलेट करेंगे।